हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत, जो आपके अपकमिंग रीट के एग्जाम, साथ में ही कोई सा भी एग्जाम जहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है और वहाँ पे ये टॉपिक आता है, उस उसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पूछे जाते हैं। किस किस वैज्ञानिक ने कौन से सिद्धांत दिए, वो सभी हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो आज हम जानेंगे बुद्धि क्या है और इसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक अच्छा सा पेन की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि की परिभाषा आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो ये एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध को स्थापित करने और खोजने, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। इसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। इसके माध्यम से आप वातावरण के साथ में, पारिवारिक वातावरण के साथ में सामंजस्य कर पाते हो, विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी कर पाते हो। इसीलिए इसे सूचना प्रसंस्करण की योग्यता भी समझा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बुद्धि की परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या दी हैं। तो यहाँ पे स्टर्न जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया, स्टर्न वैज्ञानिक के हिसाब से बुद्धि क्या है? ये जीवन की नवीन परिस्थितियों और समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन करने की योग्यता है। आपकी जो भी नवीन परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उनके अनुसार आप समायोजन करने की योग्यता रखें, उसे स्टर्न के हिसाब से ये बुद्धि है। बकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता मानी गई है। टर्मन ने बताया कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए, चिंतन दो तरह के होते हैं। मूर्त चिंतन, जो आपके सामने चीज है, फिजिकल फॉर्म है उसकी, और उसके बारे में आप उसकी प्रॉपर्टीज को देख पा रहे हो ढंग से। एक तो होता है वो मूर्त चिंतन, और एक है अमूर्त चिंतन, जो आपके सामने अवेलेबल नहीं है लेकिन आप अपने मन में ही उसकी गणनाएं कर रहे हो, उसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हो, उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, तो वो है अमूर्त चिंतन। ठीक है। वेस्लर ने क्या कहा कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो इस तरह से आप इनकी परिभाषाएं देख सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब बुद्धि के प्रकारों को जाने, तो ये तीन प्रकार की बुद्धियां होती हैं। एक होती है सामाजिक बुद्धि, एक होती है यांत्रिक या फिर गामक बुद्धि, जिसे आप मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, और तीसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसे आप अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अब इन प्रकारों को आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप सिद्धांतों को अच्छे से समझ पाएंगे। बुद्धि की एक बेसिक परिभाषा हमने जान ली है। बुद्धि वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार पारिवारिक वातावरण में समायोजन करने की योग्यता का एक माध्यम होता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सामाजिक बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल व्यवस्थित कर लेता है। सामाजिक बुद्धि के कारण व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रसन्न होता है, मिलनसार होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। तो सामाजिक बुद्धि क्या है? एक सामाजिक अनुकूलन की योग्यता है, और जिसके पास में यह बुद्धि है, वह कैसा होता है? वो मिलनसार होगा, प्रसन्न होगा, और जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें रुचि लेने की ट्राई करेगा। तो सामाजिक बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? व्यवसायी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और कूटनीतिज्ञ होते हैं। तो आप देखते होंगे अपने आसपास जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो समाज के साथ में किस तरह से अनुकूलन बना लेते हैं, सामंजस्य बना लेते हैं। और इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अलग होंगे, और वो ज्यादातर व्यवसायी होंगे, कूटनीतिज्ञ होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। अपने आसपास आप इस तरह के लोगों की उपस्थिति पा सकते हो, उन्हें देख सकते हो। फिर आ जाती है यांत्रिक या फिर गामक बुद्धि, जिसे आप मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक बच्चा है, इसके पास में कुछ उपकरण रखे हुए हैं, उन्हें वो जोड़ के देख रहा है। तो ये बुद्धि होती है यांत्रिक और गामक बुद्धि। ठीक है। तो इसका तात्पर्य उस शक्ति और योग्यता से है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को यंत्रों या भौतिक पदार्थों से संबंधित परिस्थितियों के साथ सुव्यवस्थित कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई उपकरण आपके सामने कैसा रख दिया जाए, खुला रख दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि आप इसे समायोजित करके बताएं। अगर आपके अंदर ये बुद्धि होगी तो आप उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो जिन बालकों में ये शक्ति होती है, वह उनमें प्रारंभिक काल से ही दिखाई देने लग जाती है। वो अपने खिलौने, घड़ी, साइकिल आदि को खोलकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर आपके अंदर इस टाइप की बुद्धि नहीं है, तो आप इस चीज में ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाएंगे। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कारीगर होते हैं, मिस्त्री, इंजीनियर आदि बनते हैं।
यांत्रिक बुद्धि वाले बालक खेलकूद और अन्य शारीरिक कार्यों में भी कुशल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो यांत्रिक और गामक बुद्धि होती है, वो कैसे होते हैं? कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि बनते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे समायोजन में उनकी योग्यता काम आ जाती है। फिर आता है अमूर्त बुद्धि, और यहाँ पे आप देख सकते हो आइंस्टीन का फोटो है। तो इनके पास में अमूर्त बुद्धि ज़्यादा थी, क्योंकि ये जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके बारे में कैलकुलेशन करके सिद्धांतों को क्या करते थे? परिप्रेक्ष्य के साथ दिखाते थे, प्रूफ करके दिखाते थे। तो इससे अभिप्राय शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। लिखने, पढ़ने और तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपके सामने कोई चीज़ नहीं है, जैसे आपके सामने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आती है, तो आपके पास में इस बुद्धि के माध्यम से आप उस चीज़ को सोच पाते हैं तार्किक रूप से कि किस तरह से CO2 आ रही है, किस तरह से जल आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ये बुद्धि इस तरह से काम आती है। इसका सर्वोच्च रूप गणित और विज्ञान के सूत्रों व समीकरणों में और दार्शनिक विचारों में परिलक्षित होता है। ऐसी बुद्धि के लोग कैसे होते हैं? कलाकार होते हैं, चिंतक होते हैं, दार्शनिक होते हैं और वैज्ञानिक। आपसे पूछा जाए कि कलाकार, चिंतक और दार्शनिक और वैज्ञानिक लोगों में किस तरह की बुद्धि दिखाई ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस देखने को ज़्यादा मिलेगी। और मिस्त्री और इंजीनियर में कौन सी बुद्धि देखने को मिलेगी? तो वहाँ पे यांत्रिक और गामक बुद्धि देखने को मिलेगी। अच्छा, चलिए बताइए, व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ताओं में कौन सी बुद्धि देखने को मिलेगी? तो वहाँ पे सामाजिक बुद्धि आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये बुद्धि के प्रकार हो गए हैं, बेसिक तरीके से मैंने आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करवाने की ट्राई की है। अब ये कुछ सिद्धांत हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो इन सिद्धांतों को बारी-बारी से हम देख लेंगे कि एक कारक सिद्धांत क्या होता है, द्विकारक सिद्धांत क्या होता है, बहुकारक सिद्धांत क्या होता है, समूह कारक सिद्धांत क्या है, पदानुक्रम सिद्धांत क्या है, बुद्धि की संरचना क्या है, तरल ठोस सिद्धांत क्या है और बहुबुद्धि संरचना क्या है। ये सिद्धांत तो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए बारी-बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने, उन्होंने किया था। और उन्होंने बताया, तथा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन और जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एबी गांस ने इसका समर्थन किया। आप इतना ध्यान रखिए कि किसने दिया था, ये तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐसी अविभाज्य इकाई के रूप में कार्य करती है जिसके द्वारा समस्त मानसिक क्रियाएं प्रारंभ, संपन्न और कैसे की जाती हैं? नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक ही फैक्टर है बुद्धि का जो सभी में पाया जाता है, और उसके द्वारा ही समस्त मानसिक क्रियाएं संपन्न, प्रारंभिक और नियंत्रित की जाती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अब हर किसी पर्सन के अंदर बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। किसी के पास में सामाजिक बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास में अमूर्त बुद्धि ज्यादा है, तो वो वैज्ञानिक बन रहा है। तब उन्होंने कहा कि अगर सब में बुद्धि एक जैसी है, तो हर कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं है, हर कोई कारीगर क्यों नहीं है? तो इसका ये क्या नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, इसका खुलासा ये नहीं कर पाए। फिर आता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि देखिए, सामान्य कारक तो होता ही है, जैसा कि उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ पे एक विशिष्ट कारक भी है। सामान्य कारक सभी लोगों में देखने को मिलेगा, जबकि विशिष्ट कारक है वो विशिष्टता दिखाएगा। जैसे डॉक्टर है, उसमें सामान्य कारक तो है ही, लेकिन उसमें एक विशिष्ट कारक है जो चिकित्सकीय रूप से उसे परफेक्ट करता है। तो यहाँ पे यही जानने की ट्राई कीजिए। देखिए, ये जो जी है ये सामान्य कारक है, और जो एस है वो विशिष्ट कारक है। ये अलग अलग प्रकार का मिल सकता है, एक अंक गणित से संबंधित मिल सकता है, एक सामाजिक बुद्धि से संबंधित मिल सकता है, एक अमूर्त बुद्धि से मिल सकता है। तो सामान्य कारक क्या है? व्यक्ति की समस्त मानसिक क्रियाओं में पाया जाता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण सामान्य कारक भिन्न भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं, ये जन्मजात होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो जी होता है वो कैसा होता है? जन्मजात होता है, व्यक्ति को सदैव सफलता की ओर उन्मुख करता है। लेकिन जो विशिष्ट कारक है ये व्यक्ति की विशिष्ट क्रियाओं में पाई जाती है। यह भी व्यक्तिक विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न पाई जाती है। अब किसी में हो सकता है कम पाई जाए, किसी में ज्यादा पाई जाए, किसी में एब्सेंट पाई जाए, लेकिन सब में होता जरूर है ये विशिष्ट कारक। अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है, और ये कारक कैसे होते हैं? अर्जित होते हैं। तो यही कारक है, ये जो एस कारक है, जिसे आप स्पेसिफिक फैक्टर कह रहे हैं, यही व्यक्ति को क्या बनाता है? विशिष्ट बनाता है। अब एक चीज इन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, जो पहले कारक पे नहीं बता पाए थे एल्फ्रेड बिने, वो स्पीयरमैन ने बता दी कि ये जो विशिष्ट कारक है यही लोगों को विशिष्ट करता है। ठीक है। फिर आ जाता है बहुकारक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। इनके अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है।
व्यक्ति द्वारा किसी भी मानसिक कार्य को संपन्न करने में अनेक छोटे-छोटे कारक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इन्होंने बताया, देखिए, ये अलग-अलग कारक हैं जो एक साथ मिलके बहुकारक का निर्माण कर रहे हैं और ये सब मिलके ही एक काम कर पाएँगे। इन क्रियाओं में कई सारे तत्व उभयनिष्ठ होते हैं, यानी कि कॉमन हो सकते हैं। इस कारण इन तत्वों को किसी एक वर्ग विशेष में रखकर विशिष्ट नाम दिया जा सकता है। ये तत्व शब्दार्थ हो सकते हैं, शब्द प्रवाह से संबंधित हो, गणना या मानसिक क्रियाओं के वर्ग हो सकते हैं। ये थोंडोक ने बताया कि बहुत सारे कारक एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं, कॉमनली रूप से काम करते हैं। ठीक है, इसे मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। फिर आ जाता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। तो ये दिया था थर्स्टन ने। नाम ध्यान रखना है, वैज्ञानिकों नाम बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पे थर्स्टन ने कहा था कि बुद्धि न तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन है और ना ही विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है, अपितु इसमें कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में सम्मिलित होती हैं। ये मानसिक क्रियाएं समूह का निर्माण करती हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से क्रियात्मक एकता प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मानसिक कार्य हैं, एक डब्ल्यू है, वी है, एस है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं मानसिक कार्य को करने के लिए। जैसे एक मानसिक कार्य है, वहां पे समूह बनाया आर, एन और एम ने। फिर वापस से एक मानसिक कार्य है, वहां पे केवल एन और वी जुड़ रहे हैं। फिर एक मानसिक कार्य है, वहां पे डब्ल्यू, बी और एस कारक जुड़ रहे हैं बुद्धि के। तो उन्होंने कहा कि न तो सामान्य कारक का प्रदर्शन है, विशिष्ट कारकों का प्रदर्शन है। अब तो इसमें कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ मूल कारक जुड़ जाते हैं, कुछ हट जाते हैं। हस्टन ने बताया कि बुद्धि की संरचना कुछ मूल मौलिक कारकों के समूह में होती है। दो या दो से अधिक मूल मूल जो कारक होते हैं मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। हस्टन ने एक समूह कारक सिद्धांत दिया। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत दिया था आपके थोंडाइक ने, द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, एक कारक सिद्धांत दिया एल्फ्रेड बिने ने। चलिए आ जाते हैं अब पदानुक्रम सिद्धांत, जिसे हायरार्चिकल थ्योरी कहते हैं। ये वर्ट और वर्नन ने 1960 में दिया था। मानवीय प्राकृतिक योग्यताओं के हायरार्ची संरचना इन्होंने प्रस्तुत की। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को एक क्रमिक महत्व प्रदान किया, यानी कि आप एक क्रम दे रहे हो। किसी भी बुद्धि के कारक को आपने 10 पॉइंट दे दिए, एक को 20 पॉइंट दे दिए, एक को 30 पॉइंट दे दिए। इस तरह से यहाँ पे एक महत्व प्रदान किया गया, जो क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक और विशिष्ट कारक थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सामान्य कारक यहाँ पे बताए नहीं है। मुख्य समूह कारक जैसे देख सकते हो, बर्बली है तो वो शाब्दिक कारक हो गया। एजुकेशनल में शैक्षिक कारक, कोई गति से संबंधित है जिसमें आपकी क्रियाएं हो रही हैं, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो के हो गया। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। मैकेनिकल यानी कि यंत्रों से संबंधित हो, मैकेनिकल समूह कारक हो जाता है। लघु समूह कारक और एक विशिष्ट समूह कारक। तो यहाँ पे इन्होंने सभी को अलग अलग फैक्टर क्या दे दिया, एक क्रम दे दिया, जिस तरह से पदों का क्रम दे दिया हायरार्ची व्यवस्था में, बढ़ता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम में। तो ये किसने दिया था, वर्ट और बर्नर ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि की संरचना, ये गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था दोस्तों, ये गिलफोर्ड ने दिया था। और यहाँ पे ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप बीएड के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बुद्धि की संरचना या फिर त्रिआयामी बुद्धि का जो स्ट्रक्चर मॉडल दिया था वो दिया था गिलफोर्ड ने। और यहाँ पे 6 संक्रियाएं होती हैं। एक होता है कॉग्निशन, एक होता है मेमोरी रिकॉर्डिंग, एक होता है मेमोरी रिटेंशन जिसे स्मृति धारण कहते हैं, एक होता है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि सोच कैसी हो, संकुचित होने वाली परंपरागत सोच है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, उसे आप संकुचित सोच कह सकते हैं। एक होती है डाइवर्जेंट, जिसे आप कहते हैं ना अपसारी थिंकर, अपसारी सोच, यानी कि जो बढ़ा हुआ सोचता है। ठीक है, आगे की दूरगामी सोचता है, खुले विचारों वाला एक तरह से बोलते हैं। और एक संकुचित विचारों वाला परंपरागत चिंतन कहलाता है। और फिर सबसे लास्ट में आपकी 6 संक्रिया में आ जाता है मूल्यांकन। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 उत्पाद होते हैं, जैसे यूनिट है, क्लासेस हैं, रिटेंशन है, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 आयाम होते हैं। एक में आपके कंटेंट आ जाते हैं, कंटेंट, एक में प्रोडक्ट आ जाते हैं और एक में ऑपरेशन आ जाते हैं। तो कंटेंट में मैंने बता दिया, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबलिक, सेमेंटिक और बिहेवियर वाली, व्यवहारिक। कोई आंखों से संबंधित कोई कंटेंट है, ऑडिटरी श्रवण से संबंधित, और इस सिंबॉलिक यानी कि जो संकेत से संबंधित है। तो ये सब कंटेंट है। तो ये एक विमा तो ये हो गई फर्स्ट, और फिर आ जाता है प्रोडक्ट, तो ये सेकंड हो गया। फिर आ जाता है ऑपरेशन, ये थर्ड विमा हो गई। तो त्रिआयामी भी इसे कह सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट देख लिया, 6 उत्पाद देख लिए, और ऑपरेशन से संक्रियाएं हैं जिसमें हमने ये पढ़ ली हैं कि संज्ञान होता है,
स्मृति अभिलेखन, स्मृति धारण, परंपरागत चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। उत्पाद में यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। 5 सामग्री हमने देख ली हैं। विजुअल होती हैं, श्रवणिक हो सकती हैं, सांकेतिक हो सकती हैं, शाब्दिक हो सकती हैं और व्यवहारिक हो सकती हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसने दी थी? गिलफोर्ड ने दी थी। फिर आ जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि एकाकी न होकर, सिंगुलर नहीं होकर, ये कैसी होती है? बहु प्रकार की होती है, प्लूरल होती है। इन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई थी। अब बुद्धि देखिए कौन कौन सी 7 तरह की है। एक है पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, जिसे आप व्यक्तिक पर बुद्धि कह सकते हैं। एक होता है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, जिसे आप स्वयं बुद्धि कह सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है जिसमें व्यक्ति की संगीत से संबंधित जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और ये जो म्यूजिशियन जो लोग होते हैं, तो संगीत में कैसे होते हैं? पारंगत होते हैं, उनमें इस तरह की बुद्धि देखने को मिलेगी। एक होती है बॉडी काइनेथेटिक इंटेलिजेंस, जो आपके शरीर गति से संबंधित, यानी कि जो आपके एथलीट्स हैं वहां पे ये बुद्धि आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। होती स्थानिक बुद्धि। एक होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये आपके गणित से संबंधित, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, गणितज्ञ हैं, वहां पे ये अच्छे से देखी जा सकती है। फिर भाषाई बुद्धि है, जो लेखन शैली में हैं, लेखक हैं, कवि हैं, वहां पे ये भाषाई बुद्धि उनकी अच्छे से देखने को मिलेगी, पारंगत देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए अ, बातें वही सेम चल रही हैं, लोगों ने अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वही है जो हम द्वि कारक सिद्धांत से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सामान्य कारक होता है बुद्धि का और एक विशिष्ट कारक होता है। वही यहाँ पे आके बार बार चेंज होती जा रही है। ये बहुविधि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये आपसे कई बार एग्जाम में लेते हैं। पर आ जाता है तरल ठोस सिद्धांत, जो दिया था कैटलमैन ने। आरबी कैटल ने 1941 में इसे दिया। और इसे द्विघटक बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 2 घटक कौन कौन से हैं? तरल और ठोस रूप में। एक होती है तरल सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे बोलते हैं फ्लूइड जनरल मेंटल एबिलिटी। और एक होती क्रिस्टल सामान्य मानसिक योग्यता। अब देखिए ये होती क्या है? तो देखिए तरल जो बुद्धि होती है, जो तरल बुद्धि होती है, और ये हाइलाइटर पहन लेते हैं। जो तरल बुद्धि होती है उसे आप फ्लूइड इंटेलिजेंस बोलते हैं, और ये वंशानुगत होती है, यानी कि आगे से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। और एक होती है जो आप जन्म के बाद में पर्यावरण के साथ समायोजन से अपनी बुद्धि से अर्जित करती हैं। तो ये होती है आपकी सॉलिड इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसे आप पर्यावरणीय क्या कहते हैं? एक्सपोजिशन कहते हैं। इसमें शिक्षा है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इन दोनों को मिला के आप ठोस बुद्धि कहते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तरल बुद्धि और पर्यावरणीय एक्सपोजिशन दोनों मिलकर ठोस बुद्धि का निर्माण करते हैं। और ये दिया था आपके कैटल ने। कैटल, ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांतों को हम वापस से देखें तो यहाँ पे हमने एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बिने का हमने देख लिया। द्विकारक सिद्धांत सामान्य कारक और विशिष्ट कारक जो बताया वो आपके बताया स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत बताया थॉर्नडाइक ने। और इन्होंने बताया कि बहुत सारे कारक एक साथ मिलके एक वेनिस्ट काम करते हैं। फिर बुद्धि का समूह कारक, समूह के रूप में कई सारे काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे कारक एक साथ मिल जाएंगे, वो तो कौन सा हो जाएगा? वो बहुकारक सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन कुछ कारक समूह के रूप में अलग अलग काम करते हैं, वो दिया था आपके थर्स्टन ने। पदानुक्रम सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ इंटेलिजेंसेस होती हैं, सबको पदों के हायरार्ची के रूप में व्यवस्थित कर दिया उन्होंने। ठीक है, चेन के रूप में हायरार्ची, एक क्रम, पॉइंट टू पॉइंट उन्हें क्रम वाइज रख दिया। तो ये बर्ट और बर्नर ने किया था। फिर बुद्धि की संरचना हमने देख ली। ये किसने दी? गिलफोर्ड ने दी। बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसमें 7 तरह की बुद्धियों के बारे में बताया, वो दिया आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया आपके आरबी केटल ने, जिन्होंने बताया कि ठोस बुद्धि का निर्माण एक तरल बुद्धि से होता है, जिसमें आप वंशानुगत रूप से बुद्धि को प्राप्त करते हैं। और एक होता है जो जन्म के बाद आप पर्यावरण के साथ में समायोजन के साथ लेंगे, वो प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुभव से आप लेते हैं। दोनों बुद्धियों को मिला के आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का निर्माण कर लेते हैं, जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाती है। आई होप दिस विल बी ऑल अबाउट बुद्धि, और उसके जितने भी सिद्धांत हैं वो हमने देख लिए हैं। और बुद्धि को परिभाषा अगर आपको ध्यान रखनी है तो स्टर ने बताया कि समायोजन करने की जो योग्यता है, ये आप ध्यान रखें। बकिंगम ने सीखने की योग्यता के बारे में बताया। टर्मन ने बताया कि अमूर्त चिंतन है वही बुद्धि है। वेस्लर ने बताया
कि आप वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से जो क्रिया कर पाते हैं, उसकी सामूहिक योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। आई होप आपके एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। आपको कोई भी वीडियो अगर और चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित जो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलता हूँ नई वीडियो में, नए किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।